नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है उनके लिए जो फिल्म मेकिंग से जुड़कर कोई भी काम करते हो, चाहे आप सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप राइटर हो, एडिटर हो या किसी भी तरह के फिल्म मेकर हो। ये बातें जो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है जानना, जिससे आप इमोशन को बिल्ड कर पाएंगे अपने फिल्मों में और लोगों से कनेक्टेड हो पाएंगे इमोशनली। तो वो क्या चीजें हैं? दो चीजें मैं बताऊंगा। पहला है जनरेशन, यानी आपको जानना होगा कि कौन कौन से जनरेशन है इस समय ह्यूमन बीइंग के जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं और उन जनरेशन के बीच में गैप क्या है और किस जनरेशन के लिए आप फिल्म बनाने जा रहे हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे फ्रेज, कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो डिक्शनरी में नहीं है या पढ़ने में, लिखने में नहीं बताया जाता है, क्लासेस में नहीं बताए जाते, लेकिन उन वर्ड्स का धड़ल्ले से आज यूज कर रहे हैं आज के जनरेशन के बच्चे या आज के जनरेशन की युवा, जिसे जानना भी आपको जरूरी है ताकि उन वर्ड्स का यूज करके अपने फिल्म को और भी ज्यादा कनेक्टेड कर सकते हैं युवाओं से या आज के जनरेशन के लोगों से। तो बात करते हैं आधुनिक युग के फर्स्ट जनरेशन की, जिसे द ग्रेटेस्ट जनरेशन भी कहा गया है, जिसे जीआई जनरेशन भी लोग कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ जिनका जन्म 1901 से लेकर 1927 के बीच में हुआ, यानी लगभग 26 सालों का ये जनरेशन रहा, जो सबसे पुराना जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के लोग आज लगभग नहीं के बराबर हैं, अगर है भी तो उनकी उम्र 100 के आसपास में होगा। लेकिन उस जनरेशन के लिए अब फिल्में बननी बंद हो चुकी है। अब आती है सेकंड जनरेशन और वो है द साइलेंट जनरेशन, जो 1928 से लेकर 1945 तक, यानी लगभग 17 सालों का ये सफर रहा। पिछला 26 सालों का था, तो उसके बाद जनरेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 17 सालों का ये जनरेशन था जिसमें साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। यहीं पर लगभग मैक्सिमम साइलेंट फिल्में बनी और साइलेंट से लेके टॉकी तक का सफर इसमें शुरू हुआ। तो इस जनरेशन के लोगों को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है, जिनकी उम्र भी आजकल लगभग 80 के आसपास में हो गया है और अब इस जनरेशन के लिए भी फिल्में लगभग बनना बंद हो चुकी है। थर्ड जो जनरेशन माना जाता है वो है बेबी बूमर का। बेबी बूमर जनरेशन में जिन लोगों का जन्म हुआ, यानी 1946 से 1964 के बीच में जिनका जन्म हुआ, वो काफ़ी प्रगतिशील थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उसी दौरान खत्म हुआ था और लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। जो आधुनिक समाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ इसी दौरान हुआ। तो इसके लिए अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो उनकी एज लगभग इस समय 60 से ऊपर है और इनके लिए भी फिल्में बनती है। जो ये फिल्में देखते हैं अभी भी इन लोगों को पुराने ज़माने की फिल्में ही अच्छी लगती है। तो आप जब फिल्म बना रहे हैं, अगर आपका जनरेशन ये है कि बेबी बूमर जनरेशन को अट्रैक्ट करना है, तो उनके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे कि कैसे आप करेंगे ये चीज़। फोर्थ जनरेशन है जनरेशन एक्स का। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1965 टू 80। इस जनरेशन में मैं भी आता हूं और इस जनरेशन में मैक्सिमम लोग जो आप लोग देख रहे हैं वो भी आते होंगे, क्योंकि इस समय 40s के जो लोग हैं, जो 40 से 50 साल के बीच के हैं, वो मैक्सिमम इसी जनरेशन से आते हैं। और इस जनरेशन के जो सोच है काफ़ी उन्नतशील है और काफ़ी विचारशील भी है। तो इस जनरेशन के लोगों में आप देखेंगे कि बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे फिल्म मेकर्स इस समय ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इस जनरेशन के लिए अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आधुनिक विचारधारा से ओतप्रोत वाला होना चाहिए। नेक्स्ट यानी फिफ्थ जनरेशन है मिलेनियन जनरेशन का, जिसे जनरेशन वाई भी कहा जाता है। जैसे कि पहला जनरेशन था जनरेशन एक्स, उसके बाद आया जनरेशन वाई। जनरेशन वाई का जो जनरेशन का जो पीरियड है वो है लगभग 1981 से लेकर के 1996 तक, यानी 15 सालों का गैप इसमें भी आपको मिलता है जनरेशन देखने के लिए। और 96 तक काफ़ी आधुनिक हो चुका था, यानी इंटरनेट का पदार्पण हो चुका था, मोबाइल फ़ोन, पेजर आ चुके थे उस समय। और इस दौरान जनरेशन फिर बाद में चेंज होता है। तो इस समय के जो लोग हैं वो 90s के गाने जो होते हैं या 80s के लास्ट के और 90s के जो लव स्टोरी से रिलेटेड गाने आते थे, फिल्में आती थी या कुछ एक्शन आते थे, कुछ कॉमेडी आते थे, उन चीज़ों को लोग पसंद करते थे। तो वो एक अलग दौर था। उसमें बहुत अच्छे तो नहीं कहा जाता है कि फिल्मों का बहुत अच्छा विकास हुआ, क्योंकि सबसे अच्छा विकास था 70s का या 60 टू 70s में जो फिल्में आई थी वो ज़बरदस्त फिल्में थी। उसके बाद 80s से लेके 90s तक के फिल्में
कुछ स्टार्टिंग के दौर में बुरे थे, लेकिन 90s के जो लास्ट के दौर था यानी 95, 96, 97 वो दौर बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर ये जो जनरेशन वाई है वो ख़त्म हो चुका था, 96 में ख़त्म हो चुका था। तो ख़त्म के दौरान जो फिल्में थी वो काफ़ी अच्छे थे और उस समय के लोगों को वही पसंद आते थे। 6th जनरेशन यानी जनरेशन जी, जनरेशन जेड, जिसे आइजेन भी कहा जाता है, ये आधुनिकतम जनरेशन में कहा गया है। 1997 से लेकर 2010 तक 13 सालों का ये सफ़र रहा, जिसमें सब कुछ बच्चों ने देखा। यानी अपने सामने वो इंटरनेट को फलते फूलते देखा और कलर टेलीविज़न को बॉक्स से लेके फ्लैट होते हुए देखा। यानी LCD, LED सारी चीज़ें इसी जनरेशन के दौरान आ चुका था हमारे बीच में। और इस जनरेशन में जो फिल्म मेकिंग का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हो चुका था। तो ये जनरेशन के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा बड़े होते ही वो सारी चीज़ें देखने लगे जो आज भी दिखाए जा रहे हैं। यानी अगर आप इस जनरेशन जेन जी के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, हर नए नए शब्दों की जानकारी होनी चाहिए और हर नए नए टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन आज का जनरेशन है। हाँ, इसके बाद का भी जनरेशन आ चुका है, लेकिन वो जनरेशन अभी बड़े हो रहे हैं। जो 7th जो जनरेशन है वो जनरेशन है जनरेशन अल्फ़ा का। अल्फ़ा 2011 से लेके अभी तक चल रहा है, जो कि 2024-25 तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये 13-14 सालों का ये भी जनरेशन है, पिछला भी 13 साल का जनरेशन था। जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जा रहे हैं जनरेशन का पीरियड कम होता जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो लोगों का मानसिक जो संतुलन है या मानसिक विकास है उसी तरह से रफ्तार में हो रहा है। देखिए आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं हर चीज़ को। तो अगर आप अल्फ़ा जनरेशन के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपको वो सोच के बनाना होगा, क्योंकि उनके समय में सब चीज़ उन्हें डेवलप्ड मिला है। यानी इंटरनेट हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी स्मार्ट वर्क हो, ये सब चीज़ आ चुके हैं उनके समय में। तो ये जनरेशन है सबसे आधुनिक जो अभी चल रहा है, यानी जनरेशन अल्फ़ा। अभी तक के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन अल्फ़ा में पैदा हो रहे हैं 2011 से लेके अभी तक। तो आपको अभी हमने 7 जनरेशन के बारे में बताया कि कैसे कैसे फर्स्ट जनरेशन से लेके 7th जनरेशन तक का दौर चला। तो आप जो भी फिल्म बनाए तो उस पर ये सोच के रखिए कि इसे किस जनरेशन के लिए बना रहे हैं। हो सकता है आप एक से ज़्यादा जनरेशन के लिए बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं इसे वाई के लिए भी बनाऊंगा, एक्स के लिए भी बनाऊंगा, अल्फ़ा के लिए भी बनाऊंगा और प्लस जेन जी के लिए भी बनाऊंगा। तो ठीक है, आपके फिल्म में उससे रिलेटेड हर चीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूथ को, आप सोचते हैं कि भाई हम 90s के यूथ को टारगेट करेंगे, ऐसा लव स्टोरी बनाएंगे जो 90s में जो बच्चे पैदा हुए तो उनको वो अच्छा लगे, तो उस जनरेशन की बात करिए। यानी आप उसमें बात करेंगे मिलेनियल का, उसमें आप बात करेंगे जेन जी का, दोनों को लेकर के आप चलेंगे, तब जा कर के आप एक अच्छा फिल्म बना पाएंगे। तो आपको जनरेशन का नॉलेज होना चाहिए और उस जनरेशन को क्या पसंद है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की, ऐसे फ्रेज की जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हो सकता है इनमें से कई शब्द आपने नहीं सुना हो, लेकिन अगर उन शब्दों का यूज़ अपने फिल्मों में, स्क्रिप्ट में, फिल्म मेकिंग में करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हो पाएंगे जो इस जनरेशन में लोग जी रहे हैं। चलिए एक एक करके वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है सस। देखिए सस, SUS, सस का मतलब सस्पिशियस या सस्पेक्टफुल। तो इसे आप कह सकते हैं, अगर किसी पर आपको संदेह है तो आप सस बोल सकते हैं सिर्फ। जैसे दैट गाई सिम्स सस, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो जो बोल रहा है उसमें आपको सस्पेंस है, आपको सस्पेक्ट है कि वो झूठ भी बोल सकता है, यानी उसका जो काम करने का तरीका है सस्पिशियस है। तो सस वर्ड बहुत चल रहा है। दूसरा एक वर्ड मैं बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है बच्चों में, और बच्चे क्या, बड़ों में भी। और हो सकता है इस वर्ड को आपने नहीं सुना है, लेकिन ये वर्ड कहाँ से आता है उसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले इस वर्ड को समझिए, और वो वर्ड है स्किबिडी टॉयलेट। आप सोचेंगे भाई इसका क्या मतलब है, टॉयलेट का मतलब समझ में आ रहा है, स्किबिडी टॉयलेट क्या है। भाई ये एक बुल्गारियन सॉन्ग है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है इस समय। तो वायरल, आप इसका एपिसोड देख सकते हैं, एनिमेटेड एपिसोड है। आप बोल सकते हैं कि हैव यू सीन द स्किबिडी टॉयलेट। तो ये एक मीम्स है, इस पर बहुत सारे मीम्स बने हैं। तो इस सब को आप जान लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं। तो इसका यूज़ कहीं कहानी में, किसी भी घटनाक्रम में, या किसी दो लोगों के बीच के बातचीत में आप कर सकते हैं, लोग इसे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बसिन, BUSSIN, बसिन। बसिन मतलब एक्सेलेंट या ज़बरदस्त। अगर कोई चीज़ स्वादिष्ट लगता है या कोई चीज़ ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसे बसिन कह सकते हैं। दैट पिज़्ज़ा इज़ बसिन।
तो आप पिज़्ज़ा को बसन के साथ जोड़ सकते हैं, तो बसन वर्ड एडजेक्टिव की तरह यहाँ काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने फिल्मों में बसन वर्ड को हिंदी में भी बोलते हुए कर लें, जो इंग्लिश बीच बीच में बोल रहा है, तो काफ़ी कूल लगता है और लोग कनेक्ट करेंगे इससे। नेक्स्ट वर्ड है लिट। लिट का मतलब होता है एक्साइटिंग या एक्सीलेंट। अगर आपको कोई चीज़ बहुत एक्सीलेंट लगता है तो आप बोल सकते हैं कि द कंसर्ट वाज लिट लास्ट नाइट। जो लास्ट नाइट को आपने कंसर्ट देखा, कोई प्रोग्राम देखा, वो ज़बरदस्त था, एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, तो आप लिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, LIT। तो ये वर्ड आप अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पर हम फिल्मों में इन शब्दों का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि लिट आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, यार मज़ा आ गया, लिट था प्रोग्राम। तो ऐसे ऐसे शब्दों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो इधर बीच के जो जनरेशन है, जेन जी और जेन अल्फ़ा, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये लोग दिन रात यही सुन करके बड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप। कैप का मतलब होता है झूठ, लाई, फॉल्सहुड, यानी दैट्स कैप, ये झूठ है। अगर बीच में आपको कोई शब्द बोलना पड़ा, कहीं पर किसी ने बोला कि भाई मैंने ये काम नहीं किया है, दैट्स कैप, ये झूठ बोल रहा है, तो दैट्स कैप। तो कैप वर्ड आप झूठ के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये वार्तालाप के दौरान भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा शब्द है नो कैप। कैप मतलब झूठ, नो कैप मतलब सच, यानी ये झूठ नहीं है। आप बोल सकते हैं यार मैं सच बोल रहा हूँ, नो कैप। तो नो कैप अगर वर्ड यूज़ किए तो अच्छा हो गया। हिंदी के अंदर भी आप कर सकते हैं, आई एम टेलिंग ट्रू, नो कैप। तो अगर बोला कि अरे वो वहाँ पर गया था, नो कैप, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो नो कैप वर्ड को लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाइब। वाइब आजकल बहुत यूज़ करते हैं, यार क्या वाइब है, यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है। वाइब मतलब एटमॉस्फेयर, जो वहाँ का मूड है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बोला भाई वाइब नहीं मिल रहा है, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो वाइब वर्ड बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक वाइब की बात करते हैं। तो वाइब वर्ड आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी डायलॉग में। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्स, FLEX, फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है शो ऑफ। अगर कोई शो ऑफ कर रहा है, भाई अभी तो बोलते हैं, अभी इधर बीच के डायलॉग्स अगर आप पहले करते हैं, भाई शो ऑफ मत करो, दिखावा मत करो, डोंट फ्लेक्स, फ्लेक्स मत करो यार। तो फ्लेक्स वर्ड मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है घोस्ट, मतलब टू कट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कोई एकाएक अगर कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर देता है तो इसे हम घोस्ट कहते हैं। देखिए, दो लोगों के बीच में प्रेम हो सकता है, दोस्ती हो सकता है, कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच में आपस में अचानक अगर कोई आदमी पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ठप कर दे तो वो घोस्ट कहलाता है। यानी अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल सब कुछ चेंज, यानी लोगों को पता भी, दूसरे को पता ही नहीं चल पाया कि क्यों ऐसा किया, बिना वजह के अचानक सेकेंड डे उठा तो पता चला मोबाइल ऑफ, एड्रेस चेंज, उससे किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड घोस्ट। ये बहुत दुखदाई होता है क्योंकि एक बार आदमी झगड़ा कर ले, ब्रेकअप कर ले, मारपीट कर ले और फिर ब्रेकअप हो जाए, दोनों में बातचीत बंद हो जाए, चलता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि भाई मैंने गलती क्या किया और उसके बाद पता चला कि वो घोस्ट हो गया, यानी कम्युनिकेशन ठप हो गया, तो अंदर ही अंदर कुड़ जाता है। तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं अपने फिल्मों में और घोस्ट वर्ड को भी अच्छे ढंग से ला सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टी। टी का मतलब चाय नहीं, इसका मतलब होता है जूसी इन्फॉर्मेशन या फिर गॉसिप। गॉसिप करने में सबको मज़ा आता है। तो आप बोल सकते हैं भाई डोंट डिस्प्ले टी है, आप यहाँ पर चाय मत फैलाओ, तो चाय मत फैलाओ नहीं, टी, डोंट डिस्प्ले टी। तो आप यहाँ पर गॉसिप मत करो या स्प्लिट द टी, बताओ उसके बारे में, बताओ क्या हुआ। तो लोगों को गॉसिप करना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर ये टी वर्ड का आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट वर्ड है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो किसी चीज़ के खो जाने का जो डर होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोमो। तो फोमोफिलिया हो जाता है लोगों को, भाई आई हैव फोमो अबाउट दैट, मुझे फोमो हो गया इसके लिए कि भाई वो कहीं मिसिंग ना कर जाए, मिस ना कर जाए। तो फोमो वर्ड का भी यूज़ बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है और आप भी अपने फिल्मों में डायलॉग के रूप में कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है ई बॉय और ई गर्ल। ई बॉय ई गर्ल, इसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ, अगर कोई लड़का या लड़की इंटरनेट से भी दिखता है, वो दिखने में भी लुक वाइज, उसके बात करने का, उसका चलने का, उसका काम करने का तरीका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो उसे आप बोल सकते हैं भाई वो तो ई बॉय बन गया, ई गर्ल बन गई है। तो ई बॉय ई गर्ल, ई वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आज के ज़माने में, क्योंकि लोग कंप्यूटर और मोबाइल और इन चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, वो इंटरनेट पर ही रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते हैं, वो ई बॉय बन जाते हैं, ई गर्ल बन जाते हैं।
तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आज का समय कम है, मैंने सिर्फ 12 शब्दों को बताया। अगर आप चाहते हैं कि भाई 50 ऐसे नए शब्दों के लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, निश्चित तौर पर हम आपके लिए इन वर्ड्स को सर्च करके लाएंगे, उसका एग्जाम्पल लेके आएंगे और आपको बताएंगे। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम भी सीखेंगे आपसे कुछ नए वर्ड्स, और भी लोग सीखेंगे कमेंट्स पढ़ करके। तो कमेंट्स ज़रूर किया करिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये वीडियो आज का कुछ नया था, हो सकता है सबको कनेक्ट ना किया हो, लेकिन जिन्हें अच्छा लगा हो वो निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी इस वीडियो को कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन वर्ड्स की ज़रूरत है। नमस्कार। यकीन मानिए, इससे बेहतर और लो कॉस्ट फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in